आज हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के जिस थिंकर पर बात करेंगे उनका नाम है डेकार्ट। ये 16वीं शताब्दी के फ्रेंच थिंकर थे और फ़िलॉसफ़र के साथ साथ ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे और मैथमेटिकल नॉलेज से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए इनकी पूरे फ़िलॉसॉफ़िकल सिस्टम पर मैथमेटिक्स का बहुत प्रभाव रहा है। ये फ़िलॉसफ़ी में भी मैथमेटिक्स की तरह ही सेल्फ एविडेंट और यूनिवर्सल ट्रुथ को खोज रहे थे। इनका ऐसा मानना था कि जिस तरह से गणित के अंदर कोई भी जो सिद्धांत होते हैं, वो जो थियरीज़ होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं और बहुत स्पष्ट होती हैं, क्लियर होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं। क्या कोई ऐसा ट्रुथ हम फ़िलॉसफ़ी में भी खोज सकते हैं जहाँ हम ईश्वर, जगत, आत्मा की बात कर रहे हैं? तो वहाँ क्या कोई ऐसा स्वयं सिद्ध सत्य खोजा जा सकता है? ये डेकार्ट का मूल प्रश्न था जिसके ऊपर उन्होंने अपने पूरे दर्शन की नींव रखी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी भी कहते हैं क्योंकि बुद्धिवाद की शुरुआत एपिस्टेमोलॉजिकल रैशनलिज्म, जिसे हम ज्ञान मीमांसीय बुद्धिवाद कहते हैं, उसकी शुरुआत डेकार्ट से हुई है। अब सवाल उठता है कि बुद्धिवाद या ज्ञान मीमांसी बुद्धिवाद किसे कहते हैं? बुद्धिवाद का मतलब क्या है? देखिए, रैशनलिज्म का मतलब है कि ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि समस्त ज्ञान हमें बुद्धि से मिलता है। तो ऑरिजिन ऑफ नॉलेज क्या है? हमारा रीज़न, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉलेज की जो वैलिडिटी है, मतलब ज्ञान की जो वैधता है, जब हम ज्ञान को सिद्ध करते हैं कि ये ज्ञान सत्य है या असत्य है, तो उसकी वैलिडिटी भी रीज़न बेस्ड होती है, बुद्धि से ही पता चलता है। इसलिए जो सारा का सारा ज्ञान है, नॉलेज है, वो कॉन्सेप्चुअल है, संप्रत्यात्मक है। अनुभव से हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, समस्त ज्ञान हमें बुद्धि से प्राप्त होता है। और इन्होंने माना कि बुद्धि के अंदर कुछ सहज प्रत्यय, इन्नेट आइडियाज़ होते हैं और उन इन्नेट आइडियाज़ से हमारी जो बुद्धि है वो ज्ञान की रचना करती है। तो इसका मतलब जो नॉलेज है वो रीज़न का एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिससे कि हमें नॉलेज मिलती है। सवाल उठता है तो फिर अनुभव का क्या भूमिका है ना? तो इन्होंने माना कि ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है रीज़न का, उसको अवसर प्रदान करता है अनुभव। मतलब बुद्धि इस प्रोसेस को शुरू करने का जो मौका उसको मिलता है वो अनुभव से मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डेकार्ट क्योंकि मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने दर्शन में अपनी जो विधि अपनाई, जो इनका मेथड था, फिलोसॉफिकल मेथड, वो भी मैथमेटिकल मेथड था। इन्होंने कहा कि इन्होंने इंट्यूशन और डिडक्शन की भी बात की कि इंट्यूशन एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बुद्धि का एक ऐसा व्यापार है जिससे कि हमें सेल्फ एविडेंट क्लियर ट्रुथ मिलते हैं, ऐसा सत्य जो कि स्वयं सिद्ध होता है, सार्वभौमिक होता है। और दूसरा बुद्धि की प्रक्रिया है डिडक्शन, जिसे कहते हैं निगमन, जिसमें हम कुछ स्वयं सिद्ध सत्य होते हैं और उनसे हम निगमित करते हैं कुछ और सत्यों का।
इन्होंने इस बौद्धिक प्रक्रिया के 4 नियम दिए। इनका पहला नियम था कि किसी भी धारणा को तब तक सत्य नहीं मानना जब तक कि वो सुस्पष्ट नहीं हो जाए, ना। मतलब कोई भी बात, कोई फैक्ट आपके सामने आया है, उसको सत्य मत मानिए तब तक जब तक कि वो बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्ट नहीं हो जाए, तब उसको सत्य मानिए। ये पहला इनका नियम था। दूसरा नियम था इनका कि अगर हम किसी समस्या पर विचार कर रहे हैं तो हम उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इसको कहते हैं एनालिसिस, क्योंकि जो समस्या है वो कॉम्प्लेक्स है, वो जटिल हो सकती है, तो हम उसको छोटे छोटे प्रपोजिशंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। तीसरा इनका नियम था कि हम सरल से जटिल की ओर बढ़ें। इसको कहते हैं सिंथेसिस। मतलब पहले हम सिंपल प्रपोजिशंस पर आएँ और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस की तरफ बढ़ें। और चौथा नियम था कि बार बार हम इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में पीछे देखते रहें कि कोई पॉइंट, कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं गया है। और ये चारों ही नियम हम मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करते हैं। डेकार्ट ने इन्हीं रूल्स को, इन्हीं नियमों को दर्शन शास्त्र में भी अप्लाई किया और इन नियमों के माध्यम से उन्होंने कुछ स्वयं सिद्ध सत्य को प्राप्त करने की कोशिश की और एक पूरा फिलोसॉफिकल सिस्टम बनाया, जिसके ऊपर हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।